मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। No matter what the past may look like, without our permission, our yesterday does not have the power to determine our tomorrow. नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से फर्स्ट लेक्चर को के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज से हमारा मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये सीरीज स्टार्ट होता है। उसमें हम पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज ये तीन एम्पायर्स को स्टडी करेंगे जो कि नॉर्थ के एम्पायर्स माने जाते हैं। उसके साथ साथ इन तीनों के बीच में एक स्ट्रगल चला, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये भी हम स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आइए हमेशा की तरह हम सबसे पहले पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज को मैप में देख लेते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे गुर्जर प्रतिहाराज यहाँ लिखा हुआ है। गुर्जर प्रतिहाराज भी कहा जाता था प्रतिहाराज को। यहाँ पे आपको पालाज दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको राष्ट्रकूटाज दिख रहे हैं। ऑरेंज जो है ये राष्ट्रकूटाज, ग्रीन जो है ये प्रतिहाराज दिख रहे हैं और ये जो कलर है वॉयलेट टाइप का ये है पालाज का। इन तीनों के बीच में यहाँ जहाँ जहाँ ये मिल रहे एक दूसरे से आके यहाँ पे क्लैशेस चले, यहाँ पे वॉर चले। ये तीनों नेबरिंग एम्पायर्स थे और नॉर्मल सी बात है, जो नेबरिंग इतने एम्पायर्स होंगे इन तीनों के बीच में वॉर होना तो एक नॉर्मल बात है। इन तीनों के बीच में वॉर चल रहा था, जैसे कि प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में यहाँ वॉर चल रहा है, प्रतिहार और पालस के बीच में यहाँ चल रहा है, उसके साथ साथ तीनों के बीच में यहाँ चल रहा है। और तीनों के बीच में जो वॉर चल रहा है ये कन्नौज के पास चल रहा है, कन्नौज। तीनों चाहते थे कि कन्नौज जो है वह अब अपना डोमिनेंस बनाए, अब अपने जो किंगडम है उसे सेटअप करे कन्नौज में। अब कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये रीजन भी हम जानेंगे। उससे पहले एक बेसिक सी चीज आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन था इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तीन लोगों के बीच में होने वाला ये स्ट्रगल था फॉर डोमिनेंस। तीनों चाहते थे कि कन्नौज पे वो लोग रूल करे। पालाज जो थे ये ईस्ट में थे, प्रतिहाराज जो थे ये नॉर्थ में थे और राष्ट्रकूटाज ये डेक्कन में थे, जैसे कि आप मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रतिहाराज आपको नॉर्थ में दिख रहे, पालाज आपको यहाँ पे ईस्ट में दिख रहे और राष्ट्रकूटाज आपको डेक्कन रीजन में दिख रहे हैं। अब इन तीनों के बीच में इसीलिए स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज को लेके, क्योंकि जिसको कन्नौज मिलेगा उसे कंट्रोल मिल जाएगा फर्टाइल अपर गंगेटिक प्लेन्स पे। ठीक है, कन्नौज से अगर हम देखते हैं तो कन्नौज एक ऐसी जगह है जहाँ से फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे शुरुआत होती है। फर्टाइल गंगेटिक प्लेन अगर आपको मिल जाती है तो पानी बहुत अच्छा है, वहाँ आप अच्छा से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अच्छे से एग्रीकल्चर करेंगे तो आपका जो किंगडम होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच किंगडम बन सकता है। इसीलिए एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फर्टाइल लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये मिलाने की कोशिश यहाँ की गई और यही चीज़ों को लेके तीनों वॉर कर रहे थे। कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज ये अगर हम हर्षा के टाइम से ही देखें तो ये सिंबल ऑफ सोवेरेनिटी था। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो भी कन्नौज पे रूल करेगा वो एक तरह से बहुत ही बड़ा रूलर माना जाता था, क्योंकि कन्नौज बहुत ही रिच एरिया, यानी अगर देखते तो फर्टाइल लैंड के कारण मालूम पता चलता है हमें ये। उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हर्षा के टाइम से लेके कन्नौज की वो एक तरह से लेवल थी या फिर वो पोजीशन थी जो दिल्ली की थी बाद में। जैसे कि दिल्ली सल्तनत से हम देखते तो दिल्ली सल्तनत से दिल्ली को जितना इंपॉर्टेंस मिला उतना पहले कन्नौज को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कन्नौज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन हमें पता चलता है और इसी रीजन के लिए तीनों भी यहाँ पे लड़ रहे थे। आइए हम एक एक करके तीनों को यहाँ स्टडी करते हैं, पालाज को, प्रतिहाराज को और राष्ट्रकूटाज को। सबसे पहले हम पालाज से शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको एक ओरिजिन बता दूं पाला का। पाला का जो ओरिजिन था वो सबसे पहले गोपाल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पाला किंगडम बनाया था। गोपाला फाउंडेड द डायनेस्टी इन 1750 एडी। ओरिजिन अगर होता है पाला एम्पायर का तो गोपाला से 1750 एडी में ही गोपाला जो थे उन्होंने ये पाला एम्पायर बनाया था। और पाला एम्पायर जो था ये इन्हीं के नाम पे देखिए गोपाला, तो पाला जो है यहाँ से आया पाला एम्पायर। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चली है कि ही वॉज चिफ्टेन एंड मिलिट्री जनरल। ये पहले मिलिट्री जनरल हुआ करते थे एंड हु वॉज इलेक्टेड बाय द किंग बाय नोटेबल मैन, है ना। तो उन्हीं के यहाँ के जो भी लोग थे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, उन्होंने ही इनको किंग बनाया था ताकि अनार्ची ना हो। एनार्ची यानी विदाउट एनी गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिना, यानी कोई भी पता नहीं चल रहा है कि कौन इस यहाँ पे रूल करेगा। तो ये गोपाला जो है ये अच्छे रूलर लगते हैं, ये मिलिट्री जनरल रह चुके हैं और ये लोगों के लिए अच्छा करेंगे। इसी चीज़ को लेके इन्हें यहाँ पे रूलर बना दिया गया, लोगों के ही द्वारा इन्हें रूलर बना दिया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब जब हम पाला को शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले जो पालाज थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1750 से 1150 एडी, मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम स्केल्स दिए होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मुझे एक्सेप्टेड लगा, जो सबसे ज़्यादा सोर्सेस में दिया है, वो है 750 से 1150 एडी में। सो यहाँ पे हम इतना डिस्कशन करते रहेंगे हर एक टॉपिक का जितना मिडिवल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइटली भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको एनसीईआरटी और मेरे वीडियोज अगर आप देखते रहेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी, और एनसीईआरटी, ये दो चीज़ें भी आप करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे मिडिवल इंडिया में। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो गोपाला थे उनका जो रीन माना जाता है ये 1750 से तो 1770 एडी तक माना जाता है। ये पहले पाला किंग थे, जैसे कि हम ये देख चुके हैं, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी भी थे। इन्होंने उदंतपुरी करके बिहार है, वहाँ पे मोनेस्ट्री भी बनाई थी। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उदंतपुरी बिहार की जो उदंतपुरी बिहार में जो मोनेस्ट्री है वो किसने बनाई थी, तो वो गोपाला ने बनाई थी। इसका मतलब ये कि ये बुद्धिस्ट किंग थे माने जाते हैं। तो इनको ये भी कहा गया है, हालांकि इसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, बट इतना हमें पता चलता है कि इन्हें फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल ये भी माना गया है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ईस्ट साइड यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे इसका स्प्रेड है, तो ये ईस्ट में अगर देखेंगे तो बंगाल भी इसमें आता था। सो मोस्टली बंगाल वाला पार्ट इनके पास था, पालाज के पास। तो इनके बाद अगर हम देखते हैं तो धर्मपाल नाम के जो व्यक्ति थे, धर्मपाल, जिनका रीन चला है 1770 से 810 एडी तक। ये बेटे थे, ये सन और सक्सेसर थे गोपाला के। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, उसे इस टाइम पे रिवाइव किया गया जब ये धर्मपाल यहाँ पे रूलर थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये एक टाइम पे इसका जो भी पहले आप देखते हैं जितना इसकी वैल्यू थी या फिर जितना इसका इंपॉर्टेंस था, वो धीरे धीरे कम होते गया। नालंदा यूनिवर्सिटी हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, एंशिएंट से देखते आ रहे हैं, बट अगर यहाँ पे किसी ने रिव्यू किया उसे तो वो है धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिव्यू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई भागलपुर बिहार में, जो कि है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कभी अगर क्वेश्चन आता है तो हु रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, और या फिर ये आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा धर्मपाल जो कि पाला डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसे बनाया था और एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिवाइव भी किया था। उसके बाद देखते हैं हम देवपाल जो थे, इनका रीन चलता है 810 से लेके 850 एडी तक, 810 से लेके 850 एडी तक। ये धर्मपाल के बेटे थे। और राणा देवी जो थी ये राष्ट्रकूटा प्रिंसेस थी। ये बहुत एक अलग सी बात है, क्योंकि राष्ट्रकूटा के साथ थोड़े से अगर आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो आपको फैमिली रिलेशन बनाना होगा। यही चीज सोचते हुए राणा देवी से शादी की गई थी, और इन्हीं के बेटे जो थे इनका नाम था देवपाल, धर्मपाल और राणा देवी के बेटे देवपाल जो थे, उन्होंने जो किंगडम था उसे उसका एक्सपांशन किया, उसे बहुत दूर तक फैलाया, उसे स्प्रेड किया। और ये अगर हम देखेंगे तो प्रगज्योतिषपुर जो है आसाम में, वहां तक और ओडिशा तक भी इसे स्प्रेड करा दिया। उसके बाद हम देखते हैं मदन पाल जो थे, ये इनका रीन है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है 1144 से लेके 1162 एडी तक, है ना। 1144 से 1162 एडी तक ये रहे, और ये लास्ट पाला किंग करके हमें पता चलते हैं हिस्ट्री में। सो आखिरी पाला किंग जो थे मदन पाल थे। इनके बाद ये जो बंगाल में जो पाल डायनेस्टी थे, इसे सेन डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। बट कहाँ पे, तो याद रखिएगा बंगाल में इनके बाद इनकी जगह ले लेते हैं सेन डायनेस्टी। हर जगह नहीं, सिर्फ बंगाल में। ओके, सो ये सब चीजें हमें यहाँ पता चली। सेन, आपने सेन ये सरने में बंगाल में सुने भी होंगे, तो ये सेन डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो गई जब से मदन पाल की डेथ हो जाती है, और उसके बाद सेन डायनेस्टी पालाज को रिप्लेस कर लेती है इन बंगाल। सो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशियंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पालाज के बारे में। तो पालाज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। उसके बाद हम प्रतिहाराज के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रतिहाराज जो है ये 1730 से 1036 है ना, 1036 एडी तक रहे। ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है प्रतिहाराज की। प्रतिहाराज के आपने रीजन देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है गुर्जर प्रतिहाराज जो लिखा है, ये इनका रीजन। प्रतिहाराज जो है ये सबसे पहले इनको गुर्जर प्रतिहाराज भी कहा जाता है, और ये गुर्जर इसीलिए कहा जाता होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन हो सकता है, कोई भी हिस्टोरियन इस चीज पे श्योर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि प्रतिहाराज को गुर्जर प्रतिहाराज इसीलिए कहा जाता होगा क्योंकि शायद उनका ओरिजिन गुजरात का होगा, शायद वो गुजरात से होंगे या फिर साउथ वेस्ट राजस्थान से हो सकते हैं। तो ये एक चीज है जो यहाँ पे ऐसी मानी गई है कि इसलिए इन्हें गुर्जर
प्रतिहाराज कहा जाता है। प्रतिहाराज जो थे ये एक फोर्टिफिकेशन माने गए हैं। ये एक फोर्टिफिकेशन, एक दीवार माने गए हैं एक किसी को रोकने के लिए। तो प्रतिहाराज जो है ये इंडिया का एक डिफेंस माना गया है, इंडियाज डिफेंस अगेंस्ट हॉस्टिलिटी ऑफ मुस्लिम फ्रॉम डेज ऑफ जुनैद ऑफ सिंध। सिंध से एक जुनैद नाम के जो रूलर थे वो 1725 में आने से यहाँ पे प्रतिहाराज के कारण रुके थे, या फिर महमूद ऑफ गजनी जो थे। हालांकि गजनी बाद में आए, बट काफ़ी टाइम तक इन्होंने एक बचाव करके रखा हुआ था। अगर आप इनका रीजन देखोगे तो आप देखिए यहाँ से वो आ सकते, देखिए सिंध और अरब, यहाँ से लोग अंदर आते थे, बट ये गुर्जर प्रतिहाराज ने यहाँ पे एक फोर्टिफिकेशन की तरह यहाँ काम किया था ताकि अंदर कोई आ ना सके। सो ये कुछ हमें चीज़ें पता चलती है गुर्जर प्रतिहाराज के बारे में। उसके साथ साथ दे डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गंगेटिक प्लेन। अपर गंगेटिक प्लेन की तरफ भी आए हुए हैं और वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने डोमिनेट किया। देखिए वेस्टर्न इंडिया और यहाँ पे देखते हैं अपर गंगेटिक प्लेन। सो ये रीजन भी उनके पास था जैसे कि हमें पता चल गया है। और नागभट्टा फर्स्ट जो थे वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहाराज डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी बनाने वाले व्यक्ति का नाम नागभट्ट है और इनका मोस्ट एक्सेप्टेड रीन माना जाता है 725 से 740 एडी तक। और उन्होंने कन्नौज को कैपिटल बना के अपना जो प्रतिहारा डायनेस्टी उसे सेटअप किया था। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो रियल फाउंडर थे, हालांकि ये फाउंडर थे, इन्होंने तो सिर्फ डायनेस्टी बनाई, बट मेनली जो डायनेस्टी का सेटअप किया, बहुत उसको ऊंचाई तक पहुंचाया, वो या फिर सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज का जो टाइटल है वो आदि वराह भी उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में आते हैं आदि वराह किसे कहा जाता है तो मिहिर भोज को। और रीजन ये है कि वो विष्णु के डायनेस्टी थे। आप वराह अवतार जानते हैं, विष्णु का अवतार है। सो ये विष्णु के एक तरह से डिवोटी थे, इसीलिए इन्हें आदि वराह कहा गया है मिहिर भोज को। सो इनका टाइटल था आदि वराह। उसके साथ साथ अल मसूदी करके जो है वो बगदाद के ट्रैवलर थे, बगदाद से इंडिया में आए थे। तो जब प्रतिहाराज के टाइम पे तो काफ़ी सारी अगर जो भी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें अल मसूदी ने जो चीज़ें कही है वहाँ से भी पता चलता है, जैसे कि यहाँ वॉर्स चलते रहते थे प्रतिहाराज के। तो ये सब जो चीज़ें हैं बाकी उनके नेबरिंग एम्पायर के साथ, ये सब चीज़ें अल मसूदी से पता चली। तो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है अल मसूदी जो है वो किसके टाइम पे इंडिया में आए थे, तो याद रखिएगा प्रतिहाराज के टाइम पे इंडिया में आए थे। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि राजशेखर जो थे ये ग्रेट संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट है जो महिपाल के कोर्ट में रहते थे। महिपाल कौन थे, तो मिहिर भोज के बेटे महिपाल थे। इनके कोर्ट में राजशेखर करके ग्रेट संस्कृत पोएट, तो संस्कृत जो लिटरेचर जिनका संस्कृत है या जो संस्कृत के जानकार है वो जानते हैं राजशेखर का नाम। तो राजशेखर जो है ये इन्हीं के वक्त के थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामाज भी लिखे हुए। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है जो कि महिपाल के टाइम पे थे, मिहिर भोज के बेटे के टाइम पे। उसके बाद राज्यपाल जो है ये लास्ट प्रतिहारा किंग थे, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है। आखिरी जो पार्थियन प्रतिहारा किंग है वो है राज्यपाल। और उसके साथ साथ जितना भी ये बड़ा किंगडम है वो सिर्फ कन्नौज तक ही रह गया। इतने बड़े किंगडम का बहुत सारे वॉर्स चले इनके, तो उसके कारण ये धीरे धीरे डिक्लाइन होते हुए दिखा। और जो प्रतिहारा पावर है ये डिक्लाइन मेनली तब हुई जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक कर दिया किंगडम पे 1018 एडी पे। अब महमूद ऑफ गजनी भी जो है वो आएंगे तो सबसे पहले इन पे अटैक करेंगे, और जब ये महमूद ऑफ गजनी ने इन पे अटैक कर दिया 1018 एडी में, उसके बाद ये इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका था। कुछ जो महमूद गजनवी का जो अटैक है इसमें कुछ डेट इधर उधर हो सकती है काफ़ी, बट ये डेट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि महमूद ऑफ गजनी थे, उन्होंने टोटल 17 टाइम अटैक किया था। सो उनके जो अटैक चले हैं वो काफ़ी, ऐसा भी कहा जाता है कि 1001 यहाँ से उनका पहला अटैक स्टार्ट होता है 1001 से। सो यहाँ पे ऐसा पता चलता है, कहीं कहीं सोर्सेस में दिया है कि 1018 में शायद प्रतिहारा जो डिक्लाइन होते हैं वो इस यहाँ से डिक्लाइन होते हैं। तो महमूद ऑफ गजनी ने काफ़ी सारे अटैक किया जिसमें प्रतिहारा पावर जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। 1018 एडी तक ये डिक्लाइन हो गए थे काफ़ी सारे हद तक। तो ये हमें पता चलता है यहाँ से शुरू हुए थे और पूरा डिक्लाइन जो है 1036 एडी में हमें पता चला है। सो प्रतिहाराज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे अगले एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं जो है द राष्ट्रकूताज। राष्ट्रकूताज जो है इनका मोस्ट एक्सेप्टेड जो टाइम माना जाता है वो 752 से 973 एडी तक का माना जाता है, जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेस में दिया हुआ है। ओके, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग डेट्स पता चलती है, बट मेन जो डेट्स है वो यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो। आइए फिर से एक बार राष्ट्रकूताज का मैप देख लेते हैं। राष्ट्रकूताज का मैप जो कि डेक्कन में आपको दिख रहा है, ये है राष्ट्रकूताज का मैप। अब राष्ट्रकूता के बारे में जब हम पढ़ते हैं
तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो एरिया डोमिनेट किया था वो था डेक्कन का रीजन। ये डेक्कन के रीजन में थे और कुछ नॉर्थ और साउथ इंडिया की टेरिटरीज भी इनके पास थी। किंगडम का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था या फिर किंगडम जिसने बनाया था उनका नाम दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन भी उनको कभी कभी कहा जाता है। इन्होंने 1752 से लेकर 1756 के बीच में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, इसका फाउंडेशन था। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका जो कैपिटल था वो मालखेड़, कहीं कहीं पे मालखंड लिखा है, मालखेड़ है या मान्य खेत है। ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में वहाँ पे है। सो ये एक हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि दांती दुर्ग जो थे उन्होंने इसे बनाया था। और ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर जो माने गए वो गोविंद थर्ड माने गए हैं, जो कि 1793 से 793 से 814 एडी तक रहे। और दूसरे जो ग्रेट रूलर माने जाते हैं वो है अमोघ वर्ष, जो 814 से 878 एडी तक रहे हैं। सो ये दो ग्रेट राष्ट्रकूटा रूलर्स है। उसके साथ साथ अमोघ वर्षा जो है, अमोघ वर्षा जिनका नाम यहाँ पे भी लिखा है, उन्होंने कविराज मार्ग एक बुक लिखी हुई है, जो कि सबसे पहली या फिर बहुत पहली बुक मानी जाती है पोएटिक्स की। पोएटिक्स यानी पोएट्री वाली जो बुक है वो कन्नड़ की, ओके, कन्नड़ लैंग्वेज में। तो कन्नड़ लैंग्वेज में अमोघ वर्ष जो थे वो खुद रूलर भी थे और उन्होंने लिखा भी है। ये बहुत ही एक अलग तरह के रूलर माने गए हैं अमोघ वर्ष, जो कि राइटिंग भी करते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी हुई है और ये अच्छे बिल्डर भी माने जाते हैं। इन्होंने जो मान्य खेत की कैपिटल सिटी है उसे बनाया था। हालांकि यहाँ से रूल शुरू यहाँ किया था, बट इसे डेवलप करने वाले, पूरी तरह से उसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो अमोघ वर्षा थे। अमोघ वर्षा ने उसे बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बनाया था। ऐसा माना भी जाता है कि सिटी ऑफ इंद्र की शहर लगे, ऐसा इंद्र नगरी, ऐसा इन्होंने बनाया था, उसे इतना खूबसूरत बनाया था। सो इसके बाद हमें ये पता चलता है कि कृष्ण थर्ड जो थे, जो कि 934 से 962 तक रहे, वो लास्ट ब्रिलियंट रूलर माने जाते हैं। इनके बाद जितने भी रूलर्स आए ये वीक रूलर्स थे और इन्होंने चोला किंग, याद रखिएगा, चोला किंग परंतका फर्स्ट को 1949 एडी में हराया था। इसलिए बहुत ही एक शूरवीर योद्धा और एक बहुत ही बड़े रूलर भी माने गए हैं। उसके साथ साथ जो भी राष्ट्रकूटास थे उनके कंटिन्यूअसली कांस्टेंट एक कंटेस्ट चल रहे थे पल्लवास के साथ, चोलास के साथ, चालुक्यास के साथ। वो लड़ते ही रहते थे साउथ में, क्योंकि साउथ में अगर ये देखेंगे तो ये काफ़ी साउथ तक पहुंच चुके थे। और इनके आजू और इनके अगर देखेंगे तो इनके नेबरिंग जो भी लोकेशंस है उसमें बाकी एम्पायर्स भी थे जो इन पे हमेशा अटैक करते रहते थे, जैसे आपने देखा पल्लवा, चोला, चालुक्यास, ये सब लोग भी। सो उसके बाद अगर देखेंगे तो राष्ट्रकूटा जो थे वो शैविज्म को फॉलो करते थे। जो शिव को मानते हैं उन्हें शैविस्ट कहा जाता है या फिर शैविज्म कहा जाता है, और जो विष्णु को मानते हैं उन्हें वैष्णविज्म कहा जाता है। सो शैविज्म और वैष्णविज्म को तो ये मानते ही थे, उसे फॉलो करते ही थे, पैट्रोनाइज करते थे। उसके साथ साथ ये जैनिज्म को भी मानते थे। जैनिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया, डेवलपमेंट शैविज्म का भी हुआ, वैष्णविज्म का भी हुआ और जैनिज्म का भी हुआ राष्ट्रकूटास के वक्त। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद कृष्ण फर्स्ट जो थे उन्होंने रॉक कट टेम्पल भी बनाया है शिवा का एलोरा में। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में आता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। औरंगाबाद में ये केव है एलोरा, वहाँ पे एक शिवा टेम्पल बनाया गया है एलोरा का। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल है। रॉक कट यानी डायरेक्टली ऐसा कोई पत्थर होता है उसे कट कर करके ही टेम्पल बनाया जाता है, उसके लिए कोई अलग से दीवारें खड़ी नहीं की जाती। और इतना ब्यूटीफुल टेम्पल कृष्णा फर्स्ट ने के वक्त ही बनाया गया था। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ उनकी जो पॉलिसी थी वो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी। वो हर रिलीजन को टॉलरेट करते थे, हर रिलीजन को वो सपोर्ट करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था किसी को अपोज करेंगे वो, जिसके कारण जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत अच्छे से इनके साथ चलता था। क्योंकि फॉरेन के जो रूलर्स होंगे या फॉरेन के जो ट्रेडर्स होंगे ये लोग अलग अलग रिलीजन के रहते थे, और इनके यहाँ पे हर रिलीजन को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था किसी रिलीजन को ये अपोज करेंगे। हर रिलीजन को टॉलरेट करते थे, जिसके कारण फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छे से इनके टाइम पे चला है। सो ये इंफॉर्मेशन राष्ट्रकूटास के लिए सफिशियंट है, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है साथ साथ में मेरे लेक्चर्स के। बट यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म नहीं होता है, अभी तो हम 3 लोगों को पढ़ चुके हैं यहाँ पे, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। अब हमें इनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जो कि एक छोटा सा और आखिरी पार्ट है हमारे लेक्चर का, जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे। तो इनकी पॉलिटी कैसी थी, इनकी एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था इनके वक्त। तो किंग जो था वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था तीनों के लिए, और उनकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी यानी आप जानते हैं कि किंग का बेटा जो है वो ही किंग बनेगा, या उसका
जो भी सक्सेसर होगा वो किंग बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किंग जो है ये सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा किंग, और उसके पास अलग अलग लोग होंगे। जो रॉयल हाउस होल्ड होंगे उन्हें अंतःपुर कहा जाता था, अंतःपुर, अंतःपुर यानी रॉयल हाउस होल्ड्स। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें पालाज और प्रतिहाराज का, अभी फिलहाल हम राष्ट्रकूटा की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रकूटा का भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल पालाज और प्रतिहाराज का देख ले तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पालाज प्रतिहाराज का, उसमें एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग था, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जो मैंने यहाँ ऐड किया, ये सेकंड नंबर का पॉइंट। अब देखते हैं फर्स्ट से, तो सबसे पहले देखते हैं भुक्ति। भुक्ति जो है यानी प्रोविंस अंडर उपारिका, उपारिका वो भुक्ति के ऑफिसर हुआ करते थे, तो सबसे ऊपर आती है भुक्ति और इसके ऑफिसर होंगे उपारिका। उपारिका के अंडर होगा भुक्ति, ये सबसे ऊपर का पार्ट। उसके बाद आता है प्रोविंस, ये हो गया। उसके बाद आता है जो वो है मंडल या फिर विषय। मंडल या विषय यानी डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट जो था ये विश्वपति के अंडर था। जैसे कि आप देखते हैं कि भुक्ति में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, 1 2 3 4, 4 डिस्ट्रिक्ट है एक भुक्ति में, फॉर एग्जाम्पल। तो ये है डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके हेड रहेंगे विषयपति। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक विषयपति रहेंगे, और इन ये जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 3 विलेजेस के नाम लिख दिए हैं, 3 विलेजेस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। 3 विलेजेस जो है इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेस रहेंगे, और ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वहाँ पे सामंत या फिर भोगपति रहा करते थे। एक एक विलेज में एक एक भोगपति या सामंत रहा करते थे यहाँ, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद थर्ड है पट्टल। पट्टल जो है यहाँ पे हमें ये पता चलता है, पट्टल यानी एक स्मॉलर यूनिट है, तो एक विलेज में ऐसे काफ़ी सारे पट्टल रहेंगे। तो पट्टल ये ऐसे यहाँ से शुरू करते ऊपर से, तो ये पूरा इस तरह से बनता है एक सिस्टम। और यहाँ ये जो है पट्टल, ये एकदम छोटा यूनिट जो कि लैंड का एक यूनिट मान सकते हैं विलेज में। तो ये हो गया इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था पालाज या फिर प्रतिहाराज के रीजन में। उसके बाद जो अगला रीजन हमें देखना है वो है राष्ट्रकूटाज का। तो राष्ट्रकूटाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था ये भी आइडिया ले लेते हैं। राष्ट्रकूटा का जो रीजन था उसमें सबसे ऊपर आता था राष्ट्र। राष्ट्र यानी प्रोविंस, प्रोविंस यानी जैसे आज स्टेट होता है एक वैसा। तो सबसे ऊपर आएगा राष्ट्र, और राष्ट्र के जो हेड होंगे उनको कहा जाता था राष्ट्रपति। एक राष्ट्र है, एक प्रोविंस है, उसमें विषय रहेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट लिख दिए हैं, 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद एक ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको विषय कहा जाता था, और उसके साथ साथ भुक्ति जो है ये स्मॉलर यूनिट होती थी। ये एक थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ये भुक्ति भुक्ति भुक्ति, तो इस तरह से ये इनका डिफरेंस था। ये थोड़ा सा अलग दिखता है हमें ये सिस्टम। ओके, यहाँ उल्टा है, भुक्ति सबसे ऊपर माना जाता है, यहाँ भुक्ति सबसे नीचे है, तो ये डिफरेंस सबसे मेन है। उसके साथ साथ ग्राम महाजन जो थे, जो विलेज के एल्डर लोग थे, उन्हें ग्राम महाजन कहा जाता था। कोतवाल करके भी एक पोस्ट थी। कोतवाल जो है वो ही हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था। कोतवाल जैसे कि आज पुलिस होते हैं उस तरह से कोतवाल हुआ करते थे उस वक्त। उसके साथ साथ नाथ गोविंदास होते थे। उसके साथ साथ देश ग्रामकुताज होते थे, ग्रामकुताज, जैसे कि राष्ट्रकुताज वैसे ग्रामकुताज। राष्ट्रकुताज यानी पूरे राष्ट्र के हेड, वैसे ग्रामकुताज यानी विलेज के हेड। तो ये हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर थे डेक्कन में। इनकी हेरिडिटरी पोस्ट थी, यानी इनकी जब डेथ हो जाएगी तो इनके ही कोई सन या फिर इनके जो भी रिलेशन में या फिर जो भी सक्सेसर है वही आएंगे। इस तरह से ये नाथ गोविंदास या फिर यहाँ देश ग्राम कुताज, ये हमें यहाँ पे पता चलते हैं कुछ और ऑफिशियल्स। इस तरह से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, जितना आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ, और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज पे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ साथ फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेजेस को फेसबुक पे, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेजेस के नाम है। मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयसबड़ी@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।